स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अनमोल ठाकुर रिसर्च सेंटर में। तो हम लोगों ने 12th का पहला चैप्टर कंप्लीट किया था, ईट मन के और अस्थिया। आज दूसरा चैप्टर के तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे आज महाराजा किसान नगर, जो मेरा दूसरा चैप्टर है 12th के वाले के लिए, ठीक है। जिसमें हम लोग को आज पढ़ना है 16 महाजनपद के बारे में, और मगध महाजनपद इतना समृद्ध क्यों था और शक्तिशाली महाजनपद बनने का कारण क्या था, इसके बारे में हमको डिटेल में जानना है। और मैं इसके साथ साथ ये बता देना चाहता हूँ कि आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को क्लियर करते चलेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए और इसका ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन करेंगे। एक सब्जेक्ट का, एक चैप्टर का कम से कम 50 से 60 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सारे पीडीएफ को प्रोवाइड किया जाता है, ना कि यहाँ यूट्यूब चैनल पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कभी नहीं किया जाएगा। तो पहले उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बात करते हैं आज 16 महाजनपद की। 16 महाजनपद के बारे में बात करते हैं तो पहला पॉइंट, मैं सबसे पहला काम ये कर चुका हूँ कि आपके पॉइंट बाय पॉइंट समझाने की कोशिश किया हूँ कि आपको बनाने में और लिखने में दिक्कत ना हो और याद करने में परेशानी ना हो। याद नहीं किया जाता है कोई सी भी सब्जेक्ट को, सिर्फ समझा जाता है। अगर समझ गए तो आप लिख सकते हो। याद कोई भी चैप्टर या कोई भी सब्जेक्ट को नहीं किया जाता है, इतना आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं इसका पहला पॉइंट है प्रारंभिक इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार में छठी सदी ईसा पूर्व को एक अहम बदलावकारी काल मानते हैं। कौन सा काल मानते हैं, याद रखिएगा। कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि छठी सदी को, अगर इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछ दे कि छठी सदी को ईसा पूर्व को एक किस काल के रूप में जानते हैं, कि अहम बदलावकारी काल के रूप में हम लोग क्या कहते हैं, मानते हैं, ठीक है। इस काल में अक्सर प्रारंभिक राज्य, याद रखिएगा, इस काल को अक्सर प्रारंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते इस्तेमाल एवं सिक्के के साथ जोड़ा जाता है। क्या क्या साथ जोड़ा जाता है इसी काल में? आपके राज्य का, नगरों का, लोहे का को बढ़ते इस्तेमाल एवं सिक्के के साथ क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। समझ में? कौन से काल में सिक्के के साथ जोड़ा जाता है? उसको महाजनपद काल में जोड़ा जाता है, 16 महाजनपद काल में, ठीक है। अब आगे इसकी दूसरे पॉइंटों की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट मेरा है, इसी समय में बौद्ध तथा जैन संहिता भिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। किस किस का? बौद्ध तथा जैन संहिता के भिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का क्या किया गया, विकास किया गया। समझ गए? किस काल में? तो 16 महाजनपद में, ठीक है। आगे बात करते हैं, बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का जिक्र मिलता है। 16 महाजनपद का मतलब समझे, यानी कि 16 राज्य। कितना राज्य? 16 राज्य। तो किसमें मिलता है? बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का क्या मिलता है, जिक्र मिलता है, ठीक है। अधिकांश महाजनपदों में कौन शासन करता था? राजा शासन करते थे। याद रखिएगा, जो राज्य 16 राज्य थे ना, उसमें अधिकांश कौन राज करता था? राजा राज करता था, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि 16 महाजनपद में अधिकांश राज्यों में कौन राज करता था? तो आपका राजा राज करता था, ठीक है। अब बात करते हैं आगे गण और संघ के नाम। गण और संघ के नाम के राज्यों में लोगों के समूह शासन करता था। गण और संघ में कौन शासन करता था? लोगों के समूह शासन करता था, ठीक है। इसमें लोगों का समूह, राज्यों में कौन शासन करते थे? अधिकांश राज्यों में राजा शासन करते थे, लेकिन गण और संघ के नाम में राज्यों में कौन शासन करता था? कौन सा शासन करता था? आपके समूह, लोगों के समूह शासन करते थे, ठीक है। कौन शासन करते थे? लोगों के समूह, ठीक है। गण और संघ में कौन सा नाम के राज्यों में कौन शासन करते थे? लोगों के समूह का शासन था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, हर जनपद की राजधानी होती थी जिसे किले से घेरा जाता था। किससे घेरा जाता था? किले से। याद रखिएगा कि हर जनपद की राजधानी को किससे घेरा जाता था? तो किले से घेरा जाता था, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे है आपका, शासक किसानों एवं व्यापारियों से कर वसूलते थे। कौन वसूलेगा? किसानों और व्यापारियों से कर वसूला जाता था, यानी कि टैक्स वसूला जाता था। किससे? किसानों और व्यापारियों से। कौन वसूलते थे? तो शासक वसूलते थे। वहां के जो शासक थे वो कर वसूलते थे, ठीक है। आगे बात करते हैं, धीरे धीरे कुछ राज्यों को अस्थायी सेना और नौकरशाही रखने लगे। जब राज्य, आप एक बात बताइए, जब राज्य विकसित होगा, कोई भी राज्य विकसित होगा, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको तो सेना और नौकरशाहियों का
नौकरशाही रखना पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा? अगर घर में का कोई काम करते हो, घर में आप रहते हो, ठीक है, तो क्या करते हो, खाना बनाने के लिए किसी को रखते हो या नहीं रखते हो जो आपकी सहूलियत करे थे। ठीक उसी प्रकार राज्यों को, अस्थायी राज्यों ने सेना और नौकरशाही रखने लगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं महाजनपद इतना समृद्ध क्यों था और शक्तिशाली महाजनपद बनने का कारण क्या था। ठीक है, महाजनपद जो था ना वो बहुत ही समृद्ध था, ठीक है, और बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद था। देखिए इसके विशेष कारण ये है कि ये प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था। क्या था? पहला कारण ये है कि ये प्राकृतिक रूप से क्या था? सुरक्षित था। यह भूमि उपजाऊ थी। यहाँ की जो भूमि थी ना वो उपजाऊ थी। भूमि उपजाऊ क्यों थी? क्योंकि वो गंगा और सोन नदी के पानी से सिंचाई का साधन उपलब्ध था। क्या था? गंगा और नदी के पानी से सिंचाई का साधन उपलब्ध था, जिसके कारण फसल यहाँ अच्छी होती थी। क्या होता था? जिसके कारण फसल यहाँ अच्छी होती थी। ठीक है, ये समझ गया। देखिए जहां पर प्रकृति से सुरक्षित रहेगा, प्राकृतिक रूप से सुरक्षित रहेगा ना, और जहां पर पानी सिंचाई, जहां की भूमि उपजाऊ क्यों हो, कैसे होगी भूमि? अगर आज हमारे गांव में जब भी फसल बोते हैं तो उसमें क्या करते हैं? सिंचाई सबसे पहली जरूरी चीज है कि नहीं चीज है? सबसे पहली जरूरी चीज है। जब वहां की भूमि उपजाऊ थी, भूमि उपजाऊ होने का कारण था गंगा और सोन नदी के पानी से यहाँ की सिंचाई का साधन उपलब्ध था। आगे बात करते हैं, इसके आगे बात करेंगे तो जंगलों में हाथी उपलब्ध थे। क्या था? जंगलों में आपके हाथी उपलब्ध थे जो सेना को बहुत काम आते थे, जो सेना को बहुत काम आते थे। कौन? हाथी। अब एक बात बताओ, जैसे यहाँ जंगल है, पीछे मान लीजिए कोई राजा का साम्राज्य है, आगे जंगल है और जंगलों में हाथी है, अगर आगे से कोई आता है उस पर अटैक करता है या उस, तो सबसे पहले किसके से लड़ना पड़ेगा? हाथियों से लड़ना पड़ेगा। हाथियों से लड़ना पड़ेगा ना, तो मेन कारण यही था कि यहाँ पर हाथी जो उपलब्ध थे जंगलों में, वो सेना को बहुत काम आता था। ठीक है, इस सब चीजों में। ठीक है, मगध के राजा बहुत योग्य और शक्तिशाली थे। क्या थे? मगध के राजा बहुत योग्य और शक्तिशाली थे। देखिए जहां का राजा योग्य और शक्तिशाली हो ना, वहां विकास होना संभव है। विकास होना ही होना है, न होने की बात नहीं है। बस योग रहना चाहिए और शक्तिशाली और शिक्षित रहना चाहिए। ठीक है, देखिए आगे बात करते हैं। आगे था कि गंगा और सोन, किसका? गंगा और सोन नदी के पानी से सिंचाई होती थी। पहले पता बताया हूं, गंगा और सोन नदी के पानी से क्या होती थी? आपकी सिंचाई होती थी, जिससे व्यापार में वृद्धि होती थी। अब एक बात बताओ, जो भी फसल उपजाओगे, फसल का उदाहरण लेते हैं, क्या था? व्यापार में वृद्धि होती थी। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो भी फसल आप उपजाते हो, ठीक है, उसे पूरा घर के यूज के लिए रखते हो या उसको बेचते भी हो? बेचते भी हो। जब बेचोगे तो क्या होगा? एक वृद्धि होगी, व्यापार में क्या होगी? वृद्धि होगी। वृद्धि होगी तो राज्यों का फायदा होगा, खुद का फायदा होगा, बहुत सारी चीजों का क्या होगा? फायदा होगा, और व्यापार में वृद्धि होगी। इससे क्या होगी? व्यापार में वृद्धि होगी। लोहे की खदानें थी। क्या थी? और देखिए समृद्ध राज्य बनने का कारण भी था ना कि यहाँ सारे चीजें उपलब्ध थी। समृद्ध राज्य बनने का एक कारण था महाजनपद इतना समृद्ध क्यों था? महाजनपद को समृद्ध और शक्तिशाली बनने का कारण था। कारण यह था कि यहाँ तो पहले समृद्ध बनने का कारण थी गंगा और सोन नदी के पानी से सिंचाई होती थी, जो फसल के सिंचाई के लिए टेंशन नहीं था। दूसरी बात यह था कि सेना को कौन सहायता करता था? हाथी सहायता करता था। तीसरी बात यह था कि यहाँ के राजा योग्य और शक्तिशाली थे। और जो राजा योग्य और शक्तिशाली और शिक्षित होगा ना, उसका राज्य कभी भी ऐसे परेशानी में नहीं पड़ सकता है। क्या नहीं हो सकता है? कभी भी परेशानी में आपका राज्य नहीं पड़ सकता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इस जो पानी सिंचाई होती थी, इसमें वृद्धि होती थी। अब लोहे की खदानें थी, जहां पर लोहे की खदान होगी भैया, वहां राज्य विकसित नहीं होगा, 100% विकसित होगा। 100 उस समय विकसित होगा, जिससे सेना के लिए हथियारे बनाए जाते थे। क्या किया जाता था? जिससे सेना के लिए क्या किया जाता था? हथियारे बनाए जाते थे। समझ में आया? क्या किया जाता था? जिससे सेना के लिए हथियार बनाए जाते थे। बनाए इसलिए जाते थे क्योंकि जहां लोहे, यहाँ पर लोहे की जरूरत इसको बाहर से लाने की नहीं पड़ती थी। हथियार बनाने के लिए लोहे की जरूरत कब पड़ती थी? क्योंकि इसके पास लोहा खुद था, तो इसे आराम से सेना के लिए बहुत मात्रा में हथियार बना सकते थे। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे की चर्चा करते हैं।
ये अगला पॉइंट है मेरा, एक आरंभिक साम्राज्य। क्या नाम, अगला पॉइंट पढ़ना है, एक आरंभिक साम्राज्य। आरंभिक साम्राज्य की बात करते थे, पहला पॉइंट है इसका कि मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। किसका उदय हुआ, जब मगध का विकास हो रहा था ना, उसी टाइम में किस साम्राज्य का उदय हुआ, आपका मौर्य साम्राज्य का उदय। याद रखिएगा कि मगध के विकास के समय किस साम्राज्य का उदय हुआ था, तो मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कब किया था, 321 ईसा पूर्व में। किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, किसका, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कब किया था, 321 ईसा पूर्व में। ठीक है, जो पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। कहां तक फैला हुआ था, बलूचिस्तान तक फैला हुआ। मौर्य वंश के बारे में जानकारी के स्रोत, मौर्य वंश के दूसरा पॉइंट है मेरा, मौर्य वंश के बारे में जानकारी के स्रोत, मूर्ति कला, समकालीन रचनाएं, मेगास्ट्रीज द्वारा लिखित पुस्तक। कौन सी पुस्तक, इंडिका पुस्तक। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मंत्री द्वारा लिखी गई पुस्तक से जानकारी मिली है। किसके द्वारा जानकारी मिली है, लिखित पुस्तक से आपको जानकारी मिली है। ठीक है, जैसे कि यूनानी राजदूत मंत्री द्वारा लिखी गई पुस्तक की जानकारी से मिली। पुस्तक का नाम क्या था, इंडिका पुस्तक था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ यूनानी राजदूत द्वारा लिखी गई पुस्तक से जानकारी मिली है। अशोक के स्तंभों से अशोक द्वारा लिखवाए गए स्तंभों से भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी किससे मिलती है, एक तो इंडिका पुस्तक से मिलती है, जो यूनानी राजदूत आया था उसके द्वारा लिखाया गया। एक था कि अशोक द्वारा लिखाए गए स्तंभों में से भी मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ठीक है, अब देखिए आगे था, अशोक ने धर्म का प्रचार। इसका प्रचार, धर्म का प्रचार। धर्म का सिद्धांत था साधारण और सार्वभौमिक थे। धर्म का प्रचार क्या था, धर्म का जो प्रचार था वो था साधारण और सार्वभौमिक थे। ठीक है, धर्म के माध्यम से लोगों के जीवन इस संसार में और इसके बाद में संसार में अच्छा होगा। धर्म के माध्यम से, धर्म का माध्यम क्या था कि लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद में संसार में अच्छा होगा। धर्म का अभिप्राय, इसका अभिप्राय क्या था, धर्म का अभिप्राय, धर्म एक नियमावली अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया है। धर्म का प्रचार किसके माध्यम से किया गया है, अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया गया है। बड़ों के, इसका मतलब क्या था, बड़ों के प्रति आदर। क्या था, बड़ों के प्रति आदर करना धर्म का प्रचार में था। ठीक है, सन्यासी और ब्राह्मणों के बीच प्रति उदारता, सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति क्या था, उदारता था। और चौथा था आपका सेवकों और दासों के साथ साथ उदार व्यवहार। उदार व्यवहार का मतलब क्या होता है, अच्छा व्यवहार। सेवकों और दासों के साथ एक अच्छा व्यवहार किया जाए, धर्म का प्रचार का मतलब यही था। दूसरे के धर्मों और परंपराओं का आदर, यानी कि अपने धर्म के अलावा दूसरे के धर्मों के आदर और परंपराओं का आदर देना, इस धर्म का अभिप्राय था, इस धर्म का प्रचार का यही कहानी था। ठीक है, तो इस सारी चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए, आगे के बाद अगले क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अभी बाकी है धर्म का प्रचार में क्या क्या था, ये सब चीजें कभी पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।